हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ गगन हरिद्वाज। आज की हमारी क्लास वर्णमाला की दूसरी क्लास होगी, जिस पे बचे हुए टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, तो आपने देखा था कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णमाला की प्रॉपर डेफिनेशन, वर्णमाला की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपके पास में वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहा जाता है। मतलब कि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। अब हमारे बीच में एक चीज़ आई, ध्वनि। तो ध्वनि क्या होगा भाई? तो ध्वनि जो है वो वर्णों का मौखिक रूप ही ध्वनि होता है। ठीक है। पेपर में ये आता है कि वाक्य की सबसे मतलब भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या है? तो वहाँ आपका आंसर क्या होता है? ध्वनि। और यदि ध्वनि और वर्ण दोनों दिए गए हो, ध्वनि और वर्ण दोनों दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होता है ध्वनि। जब आपके ऑप्शंस में ध्वनि ना दिया गया हो, उस समय क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम जो इकाई है वो क्या होगा? तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होता है वर्ण। ठीक है। अब अक्षर तीसरा, अक्षर होते क्या? क्षर की मीनिंग होती है नष्ट होना, नष्ट होना। और यहां लगा हुआ है आपके पास में शब्द के पहले आ, जिसकी मीनिंग होती है नहीं या ना। मतलब जो नष्ट ना होता हुआ उसको क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है। जैसे ये वर्ण, वर्ण क्या होंगे? तो वर्ण जो है आपके पास में स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और जो व्यंजन है ये दोनों ही वर्ण कहलाते हैं। और जब इन वर्णों को बोला जाता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, मतलब इनको बोले जाएंगे तो उसको ध्वनि कहते हैं। और अक्षर की हम बात करें तो अक्षर में क्या होता है कि जैसे ये का कोई एक अक्षर हो गया, खा अक्षर है। जैसे कि कोई शब्द, जैसे सीता, सीता एक शब्द है। अब इस शब्द में दो तरह के अक्षर होंगे। अब वो अक्षर क्या होंगे? एक होगा सी और दूसरा शब्द है आपके पास में ता। तो सीता जो शब्द है उसमें दो तरह के, सीता एक शब्द है और इस शब्द में दो तरह के अक्षर हैं। एक क्या आपके पास में सी है, सी जमा ता। ठीक है। यदि मैं इसमें बोलूं कि इसमें भाई वर्ण कितने होंगे, तो इसमें वर्ण, ये आपके इसमें जो वर्ण की जो संख्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4। अब वो 4 कैसे होंगी? तो ये शाह बन गया एक आपका जो हलंत होगा। फिर बड़ी की मतलब फिर इसमें क्या है आपके पास में? ई है। ठीक है। फिर आपके पास में ता हलन और ये आ। ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द इस वर्ण के फॉर्म में निकल आता है। और यदि आपको पूछा जाए कि इसमें आप कितने तरह के, मतलब इस शब्द सीता शब्द में कितने तरह के अक्षर हैं, तो 2 तरह के अक्षर हो गए, सी जमा ता, सीता। अब यहाँ पर क्या है आपके पास में? शा, ई, ता और आ, सा जमा ई जमा ता जमा आ। तो कितने तरह के इसमें वर्ण हो गए? तो इस वर्ण विच्छेद में हमारे पास में जो वर्ण की जो संख्या होंगी, व्यंजन की जो संख्या, वर्ण की संख्या होंगी, तो वह वर्ण की संख्या होती है 4 और ही 4। ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि इसमें अब स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या आपके पास में 2 स्वर की संख्या निकल जाएंगी। 2 तरह के इसमें सीता शब्द में 2 तरह के स्वर हो गए। यदि आपको पूछा जाए कि इसमें कितने तरह के
व्यंजन है तो इसमें जो व्यंजन है वो एक और ये दूसरा, ठीक है। दो तरह के व्यंजन हो गए और दो तरह के स्वर हो गए, तो कुल जो वर्ण की संख्या होंगी कितनी होंगी, 4 होंगी, ठीक है। अब आपके पास में बचता है क्या, इसके बाद में होता है पद, ये तो आपको पता है, ठीक है, वाक्य, ठीक है। अब पद की डेफिनेशन क्या होंगी, मतलब शब्द, शब्द भी है, दूसरा पद, तीसरा वाक्य, ठीक है। तो शब्द क्या कहेंगे, मतलब सार्थक जो वर्ण है आपके, जैसे कि ये आपका शब्द हो गया था यहाँ तक। अब इसके बाद में जो पद की डेफिनेशन होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से ही पद का निर्माण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से ही मिलकर पद का निर्माण होता है, या जब दो या दो से अधिक शब्द को किसी कारक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर पद का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और सार्थक पदों से ही, है ना, दो या दो से अधिक पदों से ही हम वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे जो बड़ी इकाई है ना, तो उसको हम बोलेंगे वाक्य, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। यदि क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाषा की अर्थपूर्ण जो इकाई है, अर्थपूर्ण इकाई, तो वहाँ कंडीशन में आपका आंसर क्या बनेगा, वहाँ पर बनता है आपका शब्द, भाषा की अर्थपूर्ण इकाई। क्यों, क्योंकि भाई ना आपका ध्वनि का कोई अर्थ है, ना किसी वर्ण का अर्थ है, ना ही किसी अक्षर का अर्थ है। अर्थ तो अर्थ सबसे पहला जो होगा वो शब्द का होता है। क्यों भाई, सीता का एक अपना अर्थ है, क्योंकि यह अर्थ बता रहा है, किसी पर्सन का नाम है सीता किसी पर्सन का नाम है, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर, मतलब किसी का नाम है ना भाई। अब आपका इतना हो गया। अब हमने पढ़े थे यहाँ पर इस वर्ण, जो वर्ण है ना, इस वर्ण के भेद, वर्ण के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः, अगर वर्ण के भेद पूछा जाए तो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2। पहला होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होंगे, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र ही उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण, स्वतंत्र बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, स्वतंत्र। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इन स्वर वर्णों की जो संख्या है, किसकी, इनकी जो संख्या है, कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 11। आपको पता है, उस दिन पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था ये, ठीक है। अब ये स्वर कौन से होते हैं, तो ये जो स्वर है आपके आ से लेके औ तक, ठीक है, आ से लेके औ तक स्वर होते हैं। कुल स्वर की संख्या इसमें कितनी होती है, स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 11। अब व्यंजन वर्ण की अगर बात की जाए तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, इसका जब आप उच्चारण करोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। इसका पॉइंट क्या आएगा, इसमें अन्य वर्ण की क्या होंगी, आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि इसमें अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क्या होंगे, ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है ये होती है 33, ठीक है। ये व्यंजनों की संख्या कुल होती है 33। अब वो 33 वर्ण कौन से हैं, तो वे 33 वर्ण जो होते हैं
का वर्ग से मा वर्ग तक जो 25 जो व्यंजन होते हैं, का वर्ग जो है आपका उस के वर्ग से लेके मे वर्ग तक के जो वर्ण हैं वो कुल और कुल 25, ये जिन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 25। ठीक है, यदि ऐसा बोला जाए फिर इसमें क्या होता है, अंतःस्थ जो अंतःस्थ जो वर्ण होते हैं, ये जो अंतःस्थ वर्ण हैं इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 4, जिसमें यर अलावा या र ल और वा आते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में बचता है उष्म उष्माण वाले जो व्यंजन हैं। कौन से? उष्म उष्माण वाले व्यंजन। इसमें जो व्यंजन है इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, उष्म व्यंजन, उष्म वर्ण, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है उष्म उष्माण वाले। और वो कौन से होते हैं? तीनों तरह के शे सा। ठीक है, तीनों तरह का आपका क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, और एक बोलता है हा। ठीक है, एक होता है क्या? हा। तो आपके पास में संख्या कितनी हो गई? ये स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ की संख्या 4 और उष्म वाले व्यंजनों की संख्या, उष्म उष्माण वाले व्यंजनों की संख्या होगी 4। इस तरह से 25 4 29 और 29 4 33। तो इस व्यंजन वर्णों की जो संख्या होंगी कुल वो कितनी होंगी? व्यंजन वर्णों की जो संख्या है कुल 33 होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर की डेफिनेशन तो हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं स्वर। तो स्वर क्या होते हैं अभी पढ़ा था, एक बार रिवीजन, फिर से रिवीजन। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनकी होती संख्या 11। ठीक है, आ से लेके औ तक स्वर होते हैं, कुल संख्या होती है 11। अब इन स्वरों के क्या हो जाते हैं? भेद, स्वर के भेद। ठीक है, तो ये स्वर के जो भेद है, पहला आ जाता है आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3। अब इसमें मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को क्यों रखा गया है? भाई जो स्वर होते हैं, जैसे स्वर क्या मैंने बोला, आ से लेके ये औ तक के जो स्वर होते हैं कुल 11 स्वर होते हैं, और इन स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे ये इस ए की तो मात्रा नहीं होती, इसमें क्या है? आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, ऊ, इस तरह से ये औ तक आते हैं। तो इन पे क्या होता है कि इस आ की मात्रा होंगी, ये ई की मात्रा होंगी, ये बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे करते करते ये यहाँ तक आ जाते हैं औ की मात्रा तक। तो इस तरह से हिंदी भाषा में मात्राओं की कुल संख्या पूछा जाए तो कितनी होंगी? 10 होती है। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा में मात्राओं की कुल संख्या 10 और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इस 11 में से माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो स्वरों की संख्या कितनी जाएंगी? तो स्वरों की संख्या 11, उसमें से -1 कर दिया और बचा आंसर हमारे पास में क्या हुआ? 10। 10 कितनी? मात्राओं की संख्या। क्यों माइनस किया? क्योंकि जो आ होता है, ये आ, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी आपने देखे क्या? अब जैसे कि यहाँ लिखा आज, तो आज में आज, यहाँ देखो आस, ये तो पूरा स्वर हो गया। ठीक है, जैसे एक शब्द है राम, इस राम में अगर पूछा जाए कि राम में पहले वाले राम में कौन सी मात्रा है, तो बोलोगे ना आपकी आ की बड़ी आ की मात्रा है, मतलब बड़ा आ। अब इस आ को तो कहीं इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं। पहला स्वर आपका होगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। ठीक है, पहला आपके पास में क्या हो गया? पहला जो स्वर है आपका, पहला स्वर है आपके पास में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया। बी नंबर का आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। और सी जो नंबर वाला हो गया वो हो गया आपका प्लुत स्वर। अब जो ह्रस्व स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ठीक है। एक मात्रा का उच्चारण लगने के कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। आपको पता है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये पढ़ाया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा ई, छोटा ऊ और ये री, ये 4 जो है आपके ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में दीर्घ स्वर की बात करा जाए तो दीर्घ स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कुल कितनी हो गई, ह्रस्व स्वर की संख्या बताओ भाई 4, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो गई 4। दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 11। अब वो 11 क्या होंगी, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक है। क्योंकि 11 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास में जाते हैं 7, तो 7 दीर्घ स्वर की संख्या होती है। ये आपका बड़ा ई आएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर आपके पास में इसमें ए, आई और ओ और फिर औ। तो हो गए आपके पास में क्या 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या होंगे दीर्घ स्वर की दीर्घ स्वर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है, संधि स्वर कहा जाता है ऐसे, फिर इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं, वो सब पता है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी तो रिवीजन हो रहा है। अब इसके बाद में फलुत स्वर की बात करा जाए तो फलुत स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है, 3 गुना समय, ठीक है, हमें उससे क्या बोलते हैं, फलुत स्वर कहते हैं। इन फलुत स्वर के एग्जाम्पल देख लो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि ऊ, या फिर राम, सिंपल राम बोल दिया गया पर इसको लंबा किया जाए, ठीक है, राम, तो उस तरह के जो शब्द हैं वो फलुत स्वर में आएंगे। पर कुछ ऐसे ये जो फलुत स्वर है जो है इनका यूज़ संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे रीतिकालीन कवि हुए हैं जिनने अपनी कविताओं में इन फलुत स्वरों का यूज़ किया है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा जीभ की आकृति पर, ठीक है। यहाँ पर मात्रा उच्चारण को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा नंबर डाला। अब यहाँ से आज की क्लास, ठीक है, तो जीव के आधार पर जो स्वरों की कुल संख्या होती है वो होती है 3। इसमें भी जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 3 होती है। पहला आपके पास में अग्रस्वर, ठीक है। दूसरा आपके पास में, ठीक है, पहला आपके पास में क्या हो गया भाई, अग्र, पहला स्वर है आपके पास में अग्रस्वर। दूसरा आपके पास में हो गया मध्य स्वर। तीसरा है आपके पास में पस्वर, स्वर। अग्र मतलब आगे की बताई जा रही बात, मध्य मतलब बीच की बताई जा रही है, और पश्च मतलब अंत, मतलब लास्ट वाले की बात बताई जा रही है, ठीक है। तो इधर देखिए, ये आपकी हो गई जीभ, कुछ इस तरह से होती है जीभ। अब ये जीभ को मैंने, जीवा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जीभ को, ठीक है, सॉरी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये 3 है, अग्र मध्य पश्च, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो जीभ के सामने वाला पार्ट, ये नुकीला वाला पार्ट, अग्रस्वर क्या होंगे, ऐसे स्वर, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय ये जीभ की का जो नुकीला वाला जो पार्ट है वो दांतों के ऊपर नीचे, वो ये जो जीभ जो है उसका जो जीभ का जो नुकीला वाला जो भाग है वो दांतों पे टकराता है, लगता है, ठीक है। तो इस अग्रस्वर में स्वरों की संख्या हो जाएंगी आपके पास में 4, ठीक है। एक है आपके पास में ठीक है। तो अग्रस्वर में हम उन स्वरों को रखते हैं जिसमें जीभ का नुकीला वाला भाग आगे की ओर टकराता है, मतलब दांतों पे लगता है, ठीक है। और वो जो स्वरों की संख्या होती है 4, ई, बड़ा ई, ए और आई, ठीक है। और फिर मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर हम उन्हें कहेंगे जिनको बोलते समय, मतलब मध्य स्वर हम उन्हें कहेंगे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है, जीभ का बीच वाला भाग क्या होता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। जीभ का बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। इस कंडीशन में
तो उसे कहा जाता है मध्य स्वर, जिसकी संख्या होती है 1, और इसमें आता है आपका छोटा वाला स्वर। इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बीज केंद्र में अवस्थित है। फिर इसके बाद में पश्च स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च वाला भाग, ये वाला भाग क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ये पश्च स्वर की जो संख्या होती है, ठीक है, तो पश्च स्वर की संख्या इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ, चार, 1 4 है ना, ये 5। तो क्या होगा? ये जीभ और इसका जो नुकीला वाला भाग होता है वो आगे की ओर लगता है, टकराता है। कब? जब ई, बड़ा ई, आई और री का जब उच्चारण किया जाता है, ठीक है। और फिर मध्य स्वर की हम बात करेंगे तो मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर कहते हैं। और जब अ वर्ण को अगर बोला जाता है, अ स्वर को बोला जाता है, तो जीभ का जो बीच वाला भाग एक्टिव रहता है, ये ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। और फिर पश्च स्वर की बात करा जाए तो पश्च स्वरों की संख्या 5 होती है, बड़ा ऊ, औ और औ, ठीक है। ये 5 स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बीच लास्ट वाला जो भाग होता है वो एक्टिव रहता है और वो भी ऊपर की ओर उठते रहता है जब इन स्वरों को बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका अग्रस्वर जीभ वाले स्वर समाप्त हुए। इसके पश्चात हम लोग ओट के आधार पर देखते हैं, ओष्ठ के आधार पर, ओटों के आधार पर। किसके आधार पर? ओटों के आधार पर। तीसरा डाल लो यहाँ पर पॉइंट, ओटों के आधार पर। तो ये ओटों के जो आधार पर जो स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। स्वरों की संख्या यहाँ पर होती है 2। पहला स्वर है आपका, यहाँ सी हटा दो, यहाँ पर आपके पास में 2 स्वर कौन कौन से हो गए? वृत्ताकार स्वर, और फिर हो गया आपके पास में अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर उन्हें कहते हैं जिस समय ऐसी कंडीशन जब आपके पास में ऊ, बड़ा ऊ और औ, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय आपकी ओट की आकृति, ओष्ठो मतलब ओट की जो आकृति है वो कैसी हो जाए? गोलाकार हो जाए, मतलब गोल घूम जाए, ठीक है, गोलाकार हो जाए। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ओट की आकृति वृत्ताकार हो जाए, मतलब वृत्त के समान गोलाकार हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे, जिसमें ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। ऐसे 4 तरह के स्वर आते हैं। या एक और डेफिनेशन हो सकते हैं, ऊ और उससे बनने वाले प्रत्येक स्वर, प्रत्येक वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार ऐसे स्वर जिसमें आकृति क्या ना बने? गोलाकार ना बने, मतलब वृत्त ना बने। और इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी हो गई भाई? 4। इस पे क्या होगा आपके पास में? छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर ई, फिर बड़ा ई आ जाएगा आपके पास में, फिर आपके पास में री भी आएगा इसमें, ठीक है, और फिर ए और ए। इस तरह से आपके पास में कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो 7 4 कितने हो गए? 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगी? अवृत्ताकार स्वरों में आ, बड़ा ई, बड़ी ई, री, आई और आई, ठीक है। ऐसे मतलब इसको अवृत्ताकार स्वरों में रखा जाता है। मतलब ई और ई से बनने वाले प्रत्येक वर्ण को हम लोग किस में रखते हैं? अवृत्ताकार स्वरों में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओट की आकृति के आधार पर स्वर समाप्त होते हैं, ठीक है। अब बचता है इसमें मुख आकृति के आधार पर, ठीक है, मुख की आकृति के आधार पर, मुख
के आधार पर, मुख के जो आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होंगी भाई? मुख के आधार पर स्वरों की कुल संख्या होती है 4। पहला आपका होता है विव्रत स्वर, ठीक है, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या होंगे? विव्रत स्वर में हम लोग पहला जो विव्रत स्वर का जो एग्जाम्पल है वो है आ। क्या जाएगा? बड़ा आ। ऐसे वर्ण जिनका मतलब विव्रत स्वर है ना, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय है ना, आपका जो मुख द्वार है, मुख की बात की जा रही है तो मुख द्वार के आधार पर, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार जो है आपका पूरा का पूरा खुला हो, ठीक है, इसको बोलते हैं ना ओपन। विव्रत की जो इंग्लिश में जो मीनिंग होती है वो होती है ओपन, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका जो मुख है, मुख द्वार है, वो पूरा का पूरा खुला हो और उसमें जो स्वरों की संख्या होती है वो है 1, और वो कौन सा स्वर है? बड़ा आ, ठीक है। अब आपके पास में आता है यहाँ पर, इसी से बना है विव्रत से अर्धविव्रत, विव्रत स्वर। तो अर्धविव्रत स्वर क्या होंगे? इसको क्या बोलते हैं? इससे बोला जाता है हाफ, इसको बोला जाता है हाफ ओपन। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार जो है वो आधा खुले, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? अर्धविव्रत स्वर। उसको क्या कहा जाता है? अर्धविव्रत स्वर। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, इसमें आ सिंपल छोटा आ जाएगा, आई आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है, मतलब बड़ा ए बड़ा ओ, आई और औ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सी नंबर का क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर का समविव्रत, समव्रत स्वर। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, समव्रत मतलब क्लोज स्वर, ठीक है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो आपका जो मुख की जो आकृति है वो क्या है? पूरी की पूरी मतलब लगभग ही बंद हो, ठीक है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा मतलब लगभग बंद हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समव्रत स्वर कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास में, इसके जो एग्जाम्पल है आपके पास में वो बड़ा ई, ए और आई, ठीक है। अब बचता है आपके पास में डी वाला, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? अर्ध समव्रत, ठीक है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका जो मुख द्वार है वो पूरा का मतलब आधा हाफ मतलब आधा खुला आधा बंद है, ठीक है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका जो मुख है, मुख द्वार जो है वो आधा क्या रहे? बंद रहे, ठीक है, उसे हम अर्ध समव्रत कहते हैं, ठीक है, स्वर कहा जाता है, अर्ध समव्रत स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास में क्या जाएगा? इसमें आपके पास में सिंपल वाला और औ, ठीक है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो गए। कितने स्वर हो गए आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट होती है और इसी तरह से आगे के हम वर्णमाला जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरे द्वारा बनाई गई आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।